आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेरिक वालकोट की पोयम है ए फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। ए फार क्राई मतलब एक फार तो दूर के लिए होता ही है, और क्राई चीख हो सकती है, आवाज हो सकती है। और कहाँ से आ रही है? वो अफ्रीका से। तो आज हम बात करेंगे अफ्रीका के बारे में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और यही के बारे में बात करता है डेरिक वालकोट। डेरिक वालकोट की इस पोयम को जब हम पढ़ते, बड़ी फेमस पोयम है। और इतनी लेंथी भी नहीं है तो ज्यादा छोटी भी नहीं है, 3 स्टेंजे में बनी हुई है। 3 वर्ड्स यूज करी है वालकोट ने। और वो एक थोड़ा डेलिमा कंडीशन में फंसा हुआ है। मतलब जैसे होता है ना कोई इंसान कि भाई मैं किधर की बात करूं यहाँ पर। जब इस पोएम को आप पढ़ोगे, हालांकि थोड़ी टफ जरूर है लेकिन इसकी थीम इतनी टफ नहीं है। मतलब अगर आप इस पोएम को ढंग से एक बार समझ जाओ, इसकी बैकग्राउंड को, तो फिर ये बहुत इजी लगेगी पोएम जब हम पढ़ेंगे। अगर आप इसकी थीम को नहीं समझ पाए, इसकी बैकग्राउंड को नहीं समझ पाए, तो ये थोड़ी टफ लगने लगेगी आपको। तो मेन हमें सबसे पहले इसकी बैकग्राउंड को समझना, ये पोएम मतलब किस बात को लेकर के लिखी है। तो डेरिक वालकोट ने जो इस पोएम को लिखा है, ये कुछ इस तरीके से समझो आप इसे, कि ब्रिटिशर्स जो थे, जो मतलब ब्रिटेन के, इंग्लैंड के, उन्होंने यहाँ पर वो एक कॉलोनी बसाई हुई थी। इसका मतलब इंपेरियलिज्म आपने देखा होगा, जैसे हमारे इंडिया में भी था। इन्होंने अफ्रीका का एक कंट्री है जो है, जिसका नाम है केन्या। तो ये केन्या देश के ऊपर लिखी गई है, तो अफ्रीकन हो गए। जैसे कोई देश का नाम हो जाता है ना, तो मतलब वो कॉन्टिनेंट हो गया, पूरा अफ्रीका है। जैसे एशियन बोल देते हैं, अफ्रीकन बोल देते हैं, अमेरिकन बोल देते हैं। ऐसे ही अफ्रीकन के बारे में, अफ्रीका में भी कंट्री हो गया केन्या। तो केन्या कंट्री पे ब्रिटिश वालों का शासन था। वे रूल कर रहे थे बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने रूल करा था। बिल्कुल सेम आप अगर अपने इंडिया को लेकर के चलोगे तो आपकी बात समझ में आ जाएगी। देखो, कोई भी किसी पर जब रूल करता है तो वहां की जो जनता होती है, जो वहां के व्यक्ति होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, जैसे यहाँ अफ्रीकन्स है, तो वो उनसे चिढ़ने लग जाते हैं। वही कारण था, बिल्कुल सेम ऐसे जैसे हमारे इंडियंस थे, वो ब्रिटिशर से चिढ़ते थे क्योंकि वो ऐसे रूल्स बना देते थे। वो अत्याचार करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, मार काट भी करते थे। बिल्कुल यही सब कुछ केन्या में भी हो रहा था। और बहुत पुराना टाइम था, 1895 से। वो जो ब्रिटिशर्स थे, जो इंग्लैंड वाइट पर्सन्स थे, वो इन ब्लैक पर्सन्स पे, भाई ये तो काले हो गए ना अफ्रीकन्स, तो अफ्रीकन्स के ऊपर शासन कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं सभी सोचते हैं कि हम अपने देश को आजाद करा लें। जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स लड़े थे, उन्होंने आजादी दिलाई। आजादी कई तरीके से होती है। हमारे यहाँ पे तो महात्मा गांधी जैसे लीडर थे जो नॉन वायलेंस को लेके चले, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जो वायलेंस के पक्षधर रहे थे। जैसे कि अगर हम बात करें चंद्रशेखर आजाद की, या आप बात कर लो भगत सिंह जैसों की, तो वो थोड़ा सा मतलब रिबेलियन टाइप का एक विद्रोह करते थे, रिवोल्ट करते थे, इनके खिलाफ लड़ते थे। तो उनकी भी बात आती है जिसमें नाम आते हैं ना, गर्मपंथी भी थे हमारे यहाँ पर और नरमपंथी भी थे, लाल बाल पाल की बात आती है। तो कुल मिलाकर ऐसे ही केन्या में भी हो रहा था। वहां पर एक ट्राइब थी, ट्राइब जनजाति होती है, तो एक ट्राइब थी। और उस ट्राइब में वहां पर सबसे पहले जो नाम आता है ट्राइब में, तो यहाँ पर देखो सेकंड लाइन में लिखा हुआ है किकियू। किकुयू जो है ये एक ट्राइब का नाम है, ट्राइब एक जनजाति है। और ये सबसे एजुकेटेड और सबसे ज्यादा थी केन्या के अंदर। तो इस ट्राइब ने अपने कंधों पर इसने ये जिम्मेदारी ली कि हम इसे यहाँ से भगाएंगे ब्रिटिशर्स को। तो मतलब जैसे ज्यादा उत्पीड़न होने लग जाता है, जब ज्यादती होती है, तो फिर ऐसे विद्रोह निकल के आते हैं। जैसे हमारे इंडिया में 1857 की क्रांति हुई थी, बिल्कुल ऐसे ही एक विद्रोह चालू करा था। और ये हुआ था 1952 से चला, और 1960 तक, मतलब 8 साल तक चला। 8 साल तक जैसे हमारे यहाँ पे कई आंदोलन चले, आपने सुना होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन था, असहयोग, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इस तरीके से दांडी मार्च मार्च निकला, करो या मरो, मतलब ये बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए गए, कुछ ऐसे आंदोलन चलाए गए जैसे इंडिया में चलाए गए। इसी तरीके से एक माओ माओ अपराइजिंग चला था, मतलब एक आंदोलन था माओ माओ करके। वो किसने चलाया था? इसी जनजाति ने चलाया था। किकुयू जो नाम लिखा हुआ है ना, ये अफ्रीकन जनजाति थी। तो इन्होंने बीड़ा उठाया कि भाई इन अंग्रेजों को यहां से भगाया जाए। ऐसे हो रहा था। इस काम में हुआ क्या कि बहुत सारे अफ्रीकन्स मारे गए। और बहुत मतलब एक मैस स्केड जो होता है ना, चारों तरफ हत्याएं, बहुत ज्यादा, बहुत बुरा हाल हो रहा था। तो उसी समय ये पोयम लिखी गई थी उसके बाद। तो उस अपराइजिंग के बारे में, मतलब उस रिवोल्यूशन के बारे में, उस क्रांति के बारे में इस पोयम के अंदर जिक्र करा है वालकोट ने। अब वालकोट के साथ एक दिक्कत है कि वो किसका पक्ष ले।
जैसे कोई राइटर हमारे इंडिया का जो इंडिया में जन्मा हो, लेकिन वो इंग्लिश में लिख रहा हो और इंग्लिश की पढ़ाई कर रहा हो, तो वो सोचे मैं ब्रिटिश वालों का पक्ष लूं जब लिखूं, या मैं इंडिया का पक्ष लूं। तो ऐसे वो फंस गया। उसके पीछे भी क्या कारण है वालकोट की, वो कहता है मैं अफ्रीकन का पक्ष लूं। तो मुझे ये दिक्कत होती है कि भाई मैं पढ़ा हुआ इंग्लिश में हूँ, इंग्लिश लिख रहा हूँ, ब्रिटिश वाली लैंग्वेज है, मैंने वहीं से एजुकेशन करी है। तो अब मैं उनके विपक्ष कैसे करूं? मतलब एक तरफ मेरा वो भी एक, मतलब मैं उन्हें भी नहीं छोड़ सकता, उनके लिए भी मैं गलत क्या लिखूं, और मैं अफ्रीकन्स को नहीं छोड़ सकता क्योंकि ये मेरी एक तरीके मदर थी, मतलब दादी, और ग्रैंडफादर वो एक तरीके से वाइट एंड ब्लैक थे। मतलब फादर वाइट हो गए और मदर जो थी वो मतलब वो ग्रैंडफादर वाइट थे।